बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम न्यूक्लिक एसिड और उसकी डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लिक एसिड जो है सबसे पहले जो रिपोर्ट जिसने किए थे 1869 में स्विस फिजिशियन था, और उसने क्या था कि जो फिजिशियन था ना, तो हॉस्पिटल में जाता आता था, तो वहाँ उसने क्या किया कि जो पस सेल्स जो थे ना उनके न्यूक्लियाई से एक जो नया कंपाउंड जो है उसको उसने जो है उसको आइसोलेट किया। और पस सेल्स आपको पता है कि वो क्या होते हैं, वो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं कि जब कोई इन्फेक्शन वगैरह होती है, कुछ भी होती है, तो उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह है उनको जब वो किल करते हैं तो वो खुद भी जो होते हैं इस लड़ाई के अंदर, समझ लें कि फ़ाइट में क्या होता है कि वो ख़त्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। तो वो एक्चुअली उसने जो पस सेल्स लिए, इसका मतलब था उसने वाइट ब्लड सेल्स को आइसोलेट किया, और उनमें से उसने जो था उसको आइसोलेट किया कंपाउंड, वो एक न्यू कंपाउंड था। अब न्यू कंपाउंड क्यों कह रहे हैं कि उस ज़माने में तब तक जो था न्यूक्लिक एसिड को कोई नहीं जानता था, तो उस वक्त तक जो था लोगों को किसका पता था, प्रोटीन्स का, तो अब लिपिड्स का, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह का। तो उसने जब उस पर जो है उसको एनालाइज़ किया, तो उसने एनालिसिस किया उसका कंपाउंड का, तो उसने देखा कि ना तो वो प्रोटीन है, ना लिपिड है, और ना ही कार्बोहाइड्रेट है। इसलिए उसने कहा कि नॉवल टाइप, नॉवल मीन्स न्यू टाइप ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। अब उसने क्या किया कि इसको जो नाम दिया, उसने कहा इस मॉलिक्यूल को न्यूक्लियन कह दिया। न्यूक्लियन क्यों कह दिया? क्योंकि उसने उसको न्यूक्लियस से आइसोलेट किया था, इसलिए उसने उसको न्यूक्लियन का नाम दे दिया। इसके बाद 1920 में क्या हुआ कि जो बेसिक स्ट्रक्चर और केमिकल नेचर जो थी न्यूक्लियन की, वो डिटर्मिन होगी, और उसको रीनेम जो किया गया उसको न्यूक्लिक एसिड के तौर पे, क्योंकि उसकी जो करैक्टरिस्टिक्स थी, जो प्रॉपर्टीज़ थी, वो एसिड्स की तरह थी, यानी कि उसकी नेचर जो थी वो एसिडिक थी, इसलिए उसको न्यूक्लिक एसिड का नाम दे दिया गया। अब केमिकल स्ट्रक्चर जो है न्यूक्लिक एसिड का, तो इसमें देखा गया कि न्यूक्लिक एसिड जो हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसको हम डीएनए कहते हैं, और दूसरा राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसको हम आरएनए कह देते हैं। अब ये दोनों न्यूक्लिक एसिड जो हैं ये कैसे होते हैं? ये लीनियर अनब्रांच्ड पॉलीमर्स हैं, और इनका जो ज़ाहिर है पॉलीमर किससे मिलके बनता है? मोनोमर से। तो जो इन पॉलीमर्स का जो मोनोमर जो है ना इन न्यूक्लिक एसिड्स का, वो क्या होता है? उसको हम न्यूक्लियोटाइड कह देते हैं। अब हम ज़रा कंपोजिशन जो देख लें न्यूक्लियोटाइड की, वो क्या होती है कि जो न्यूक्लियोटाइड डीएनए के जो है हम उसको क्या कह देते हैं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, और जो आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है उसको हम क्या कह देते हैं? राइबो न्यूक्लियोटाइड। अब जो हर एक जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें क्या, चाहे वो डीएनए का हो चाहे वो आरएनए का है, तो उसमें क्या होता है? उसके 3 पार्ट्स होते हैं। उसमें एक पेंटोज शुगर होती है, उसमें फॉस्फेट होता है, और उसके अंदर उसके अलावा उसमें तीसरा जो पार्ट है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम बेस कहते हैं। तो जो यहाँ से देख लें इसको, ये देखें 3 इसके अंदर हैं, ये राइबोस है, और ये क्या है? ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये फॉस्फोरिक एसिड आप कह सकते हैं, और ये क्या है? नाइट्रोजनस बेस है। और जो ये शुगर है, जो राइबोस है, ये जो है वो आरएनए के अंदर जो है यहाँ OH पोजीशन नंबर 2 पे OH अटैच होता है, यानी ये राइबोस शुगर है। और जो डीएनए होता है उसके अंदर यहाँ खाली H होता है, यानी उसमें ऑक्सीजन नहीं होती, इसीलिए इसको डीऑक्सी कहते हैं। डीऑक्सी क्यों कहते हैं? कि यहाँ से ऑक्सीजन जो है नंबर 2 पोजीशन के ऊपर इसकी जो है वहाँ से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव होती है, और यहाँ पर उसकी जगह पे क्या होता है? वहाँ H प्रेजेंट होता है, इस वजह से हम उसको डीऑक्सी राइबोस कह देते हैं। तो ये तो 3 जो थे, आपने अब देखा कि इसमें क्या है कि जो है वो पेंटोज शुगर जो है वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में कौन सी है? डीऑक्सी राइबोस। और राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में कौन सी है? राइबोस है। फॉस्फोरिक एसिड दोनों जो है न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि चाहे वो डीएनए का है आरएनए का है, उसमें क्या होगा कि दोनों में कॉमन कंपोनेंट है। और जो डीएनए या आरएनए की जो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ है, क्योंकि हमने न्यूक्लिक एसिड कहा था ना, तो जो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ है वो किसकी वजह से होती हैं? वो फॉस्फोरिक एसिड जो है उसकी वजह से होती है। अच्छा, अब जो है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग स्ट्रक्चर्स जो है उन्हें हम क्या कहते हैं? बेसिस कहते हैं। और क्यों? क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि जो नाइट्रोजन एटम होता है ना, इसके ऊपर क्या होता है कि इसके ऊपर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है, और जिसकी वजह से इसमें इसको हम बेस कहते हैं। और दूसरी बात ये कि क्योंकि बेस है तो ये अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या कर सकता है कि ये प्रोटॉन जो है उसको एक्वायर कर सकता है, यानी हासिल कर सकता है, जैसे कि हाइड्रोजन एटम में उसको ये एक्वायर कर सकता है या ले सकता है, हासिल कर सकता है। अब 2 मेजर क्लासेस जो नाइट्रोजनस बेसिस की है वो कौन सी है? वो 2 हैं। एक तो है सिंगल रिंग पायरिमिडीन, और दूसरी है डबल रिंग प्यूरिन। अब ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि प्यूरिन पायरिमिडीन तो याद रह जाता है, लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि कौन सा सिंगल और कौन सा डबल रिंग। तो ये ज़रा नाम पे गौर कर लें। ये जो पायरिमिडीन लंबा नाम है ना, ज़रा
है ना, पायरीमिडीन, तो काफ़ी सिलेबल्स काफ़ी सारे इसमें हैं। तो पायरीमिडीन जो है ये सिंगल रिंग, ये नाम लंबा है, बड़ा है, लेकिन जो है वो रिंग क्या है, वो छोटी है, यानी कि सिंगल रिंग होता है। और इसी तरह से ये जो है प्यूरिन, छोटा सा नाम है, लेकिन ये क्या है, ये डबल रिंग होता है। तो इस बात से बस याद रख लें कि पायरीमिडीन जो है वो नाम तो बड़ा है लेकिन काम छोटा है, यानी कि उसमें सिंगल रिंग होती है। और इसी तरह से जो है प्यूरिन जो है वो क्या है, वो नाम तो छोटा सा है लेकिन असल में क्या होता है, स्ट्रक्चर जो इसका क्या है, वो डबल रिंग स्ट्रक्चर यानी बड़ी होती है। अब जो है पायरीमिडीन बेसिस जो हैं ये 3 टाइप्स की हैं। अब ये भी ज़रूरी है याद रखना कि हमें याद हो कि पायरीमिडीन बेसिस कौन सी हैं और प्यूरिन बेसिस कौन सी है। तो इसके लिए आप ये भी याद रख सकते हैं, ये देखें ना, इसमें क्या होता है, 3 टाइप्स हैं, कौन सी हैं, साइटोसिन, थायमिन और फिर यूरोसिल। ठीक है, तो आप इस तरह इसको याद रख सकते हैं कि आप इसको याद रख लें कि पायरीमिडीन कट या कट पायरीमिडीन। तो कट से आपको याद रहेगा कि पायरीमिडीन के साथ जोड़ लेना, जहन में ये बिठा लें, पायरीमिडीन कट, ठीक है, या कट पायर, जो आपको अच्छा लगता है इनमें से। तो उससे आपको याद आ जाएगा, सी से क्या है, साइटोसिन, और जो है टी से क्या है, थायमिन, और यू से क्या है, यूरासिल। तो ये तीनों आपको याद रहेंगे। उसके बाद फिर दूसरा याद रखना, वो वैसे ही कोई मुश्किल नहीं, उसके साथ कुछ लगाने की ज़रूरत भी नहीं, आपको याद रहेगा। तो उसको भी आप फिर याद रख सकते हैं कि जो प्यूरिन्स हैं उसमें क्या होता है, वो भी 2 टाइप्स की हैं, उसमें एडेनिन और ग्वानिन आ जाती हैं। आप एग प्यूरिन याद रख सकते हैं। अव्वल तो आपको बाकी की 2 वो उससे भी याद रह जाएंगी, क्योंकि जब आपने कट किया है कि उनको अलग करे तो बाकी 2 आपको वैसे याद रहेंगी। लेकिन आप अगर उसको मज़ीद इंश्योर करना चाहते हैं तो एग जो है वो प्यूरिन, तो ए एडेनिन और जी ग्वानिन होगा आपका। अब जो थायमिन जो है ना, ये सिर्फ डीएनए में होती है, और लेकिन आरएनए में इसकी जगह पे क्या होता है, थायमिन की जगह पे क्या होता है, यूरोसिल प्रेजेंट होता है, और वो सिर्फ आरएनए में, यानी कि थायमिन जो है वो सिर्फ डीएनए में होगी और जो यूरोसिल है वो क्या होगी, वो आरएनए में होगी। बाकी की जो होती हैं वो दोनों में ही प्रेजेंट है। इसके बाद जो है वो ये देखें, अब ज़रा हम इनके डिटेल स्ट्रक्चर को भी ज़रा देख लें। एक तो हमने ये चीज़ देख ली है कि जो है वो इसके अंदर कौन कौन सी जो है नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो अब यहाँ पर जो है एक और भी चीज़ याद रखनी ज़रूरी है कि इनके स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं और उनको कैसे याद रखना है। सबसे पहली बात कि ये देखें, ये डीऑक्सीराइबोज है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पोजीशन नंबर 2 पे क्या है, हाइड्रोजन है। और ये डीऑक्सीराइबोज, आई होप कि आपको राइबोज याद होगी, तो हमने ये इसका स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस भी की हुई है। तो ये आपकी सिर्फ डीएनए में होती है। राइबोज जो है वो आरएनए में, और यहाँ पर क्या है, यहाँ OH प्रेजेंट है पोजीशन नंबर 2 के ऊपर। इसके बाद फॉस्फोरिक एसिड है, तो ये फॉस्फोरस के ये देखें 4 ऑक्सीजन होते हैं, और यहाँ पर देखें यहाँ OH अटैच है, यहाँ तो डबल बॉन्ड है ना, तो यहाँ जो उसकी वैलेंसी है वो क्या है, वो सेटिस्फाइड है। और इसके बाद जो है यहाँ पर जो है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो 2 के साथ बनाता है, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ एक नेगेटिव जो है इसके ऊपर चार्ज आएगा और एक नेगेटिव इसके पास, क्योंकि अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास भी होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ आके हाइड्रोजन इधर भी अटैच हो सकता है और इधर भी अटैच हो सकता है। इसके बाद जो है वो आपका आ जाती हैं पायरीमिडीन और प्यूरिन का स्ट्रक्चर। तो उसमें आपने इसको कैसे याद रखना है कि देखें कि जब आप इसको ड्रॉ करते हैं तो आपको एक तो ये जो है क्या क्या चीज़ें जहन में रखनी हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी लगेगी। पायरीमिडीन जो है ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, ये तो आपको आई होप कि याद हो गया होगा। अब तो इसमें जब आपने इसको ड्रॉ करना है तो बिल्कुल जो बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर है ये ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। आपने जो चीज़ याद रखनी है वो चीज़ होती है जो कि डिफरेंट होती है। तो इसमें आपने क्या याद रखना है, एक तो नंबरिंग देखनी है, कहाँ से स्टार्ट करनी है, आपने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, ये N1 होगा, और इधर से हम यूँ जाएंगे, फिर 2 3 4 5 और ये 6, ये तो नंबरिंग हो गई। इसके अलावा आपने याद रखना है कि नाइट्रोजन कहाँ कहाँ लगा हुआ है, तो नाइट्रोजन पोजीशन नंबर 1 पे और पोजीशन नंबर 3 पे लगा हुआ है। और फिर दूसरा आपने याद रखना है, पहला डबल बॉन्ड याद रख लेना, तो बाकी याद रखने कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड जो होते हैं वो इकट्ठे एक जगह पे 2 कभी भी नहीं आते, वो हमेशा अल्टरनेट करते हैं। यानी अगर आपको याद है कि पहला जो डबल बॉन्ड है वो नाइट्रोजन के और ये जो है यहाँ पर कार्बन के दरमियान में, यानी कि फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है, तो आप पहला डबल बॉन्ड जब लगा देते हैं तो आप क्या करें, दूसरा छोड़ दें, फिर इसके बाद यहाँ पर लगेगा, फिर इसको छोड़ दें, फिर इसके बाद यहाँ, क्योंकि ये अल्टरनेट कर रहा है,
तो इस तरह से आप डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। तो ये आपको याद रहेगा कि पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर क्या है, और बाकी अंडरस्टूड होना चाहिए कि जो बाकी पोजीशन इसके अलावा है वहाँ पर कार्बन जो है वो प्रेजेंट है। इसके बाद ये देखें साइटोसिन आ जाती है। साइटोसिन जो है, अब ये तीनों को आपने इसी से ड्राइव करना है, मेन स्ट्रक्चर ये है, और अब आपने डिफरेंस याद रखना है कि यहाँ पर क्या क्या डिफरेंस आए तो क्या आपकी जो है वो बेस कौन सी हो जाएगी। तो सबसे पहली बात कि साइटोसिन का जो स्ट्रक्चर है उसमें आपने क्या याद रखना है, पहली बात कि यहाँ पर जो ये वाला कार्बन है ना, जो इसके नाइट्रोजन के अपोजिट है, यहाँ पर ये C4 जो है, यहाँ पर NH2 यानी अमीनो ग्रुप लगा हुआ है। एक ये बात। दूसरी बात ये याद रखनी है कि जो है ना 2 पोजीशन पे जो कार्बन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ। अब जब यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तो ये जो आपका डबल बॉन्ड यहाँ पर जो था ना, ये वाला 1 और 2 पोजीशन में, ये नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पता है ना कि डबल बॉन्ड दो इकट्ठे नहीं आ सकते। तो क्योंकि यहाँ से यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया तो इसका मतलब जो यहाँ डबल बॉन्ड था ये ख़त्म हो जाएगा। ये बात, बाकी सिर्फ कुछ भी याद नहीं रखना इसमें, बाकी वही स्ट्रक्चर है जो कि उसका था। इसके बाद यूरेसिल जो है, यूरेसिल के स्ट्रक्चर में क्या है कि यहाँ पर ये तो वैसा ही है। देखो तीनों में जो स्ट्रक्चर है ना, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन, उसमें जो कार्बन नंबर 2 है ना, इसमें देखें और इसमें भी देखें, तीनों में ये तो आपको तीनों में याद रखना है कि यहाँ पर इस पोजीशन के ऊपर C डबल बॉन्ड O है। तो ये तो आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि जो है वो क्या होगा कि जो है ना यहाँ पर आपका एक तो ये तो कॉमन हो गया तीनों के अंदर, यानी कि C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O ये। और यहाँ पर जब आप आए तो यहाँ पर हमने क्या लगाया था, अमीनो ग्रुप लगाया था ना, यहाँ पर क्या लगेगी, ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन लगेगी तो क्या होगा, क्योंकि उस डाइवेलेंट है ना, तो यहाँ पर क्या लगेगा, डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पर। जब यहाँ डबल बॉन्ड आया तो क्या होगा, जो यहाँ डबल बॉन्ड था वो क्या होगा, वो अब आप यहाँ नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब जो तीसरी है थायमिन, थायमिन में क्या होगा, थायमिन के अंदर ये होगा कि आपका एक तो वही ना जो मैंने कहा था आपका C डबल बॉन्ड O तीनों में कॉमन है, ठीक है, और इसमें ये भी कॉमन है। यूरेसिल और थायमिन के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा फ़र्क है बस। ये आपने पहले क्या करना है, आपने इसमें यूरेसिल का ही स्ट्रक्चर यहाँ दोबारा ड्रॉ कर लें, ठीक है। यूरेसिल वाला स्ट्रक्चर जो ये बनाया था ना, इसको दोबारा ड्रॉ कर लें। और जस्ट इसमें क्या फ़र्क है, थायमिन और यूरेसिल में क्या फ़र्क है कि जो कार्बन नंबर 5 है ना, यहाँ CH3 लगाना है, बस इतना ही दोनों में फ़र्क है कि यहाँ पर क्या करेंगे, CH3 लगाएंगे तो आपका ये थायमिन भी बन जाएगी। इसके बाद प्यूरिन आ जाती हैं। प्यूरिन्स जो होती हैं ये आपको याद होगा, हमने कहा था कि ये डबल रिंग स्ट्रक्चर्स हैं, और अब इसकी नंबरिंग क्योंकि डबल रिंग है तो इसकी नंबरिंग आपने जहन में रखनी है कि इसकी नंबरिंग किस तरह से होगी। तो 2 रिंग्स की वजह से क्या होता है, इसकी नंबरिंग में फ़र्क होता है। N1 अब इसका ये है, ये वाला N1 है, ठीक है, और ये 2 और ये 3, यानी कि पोजीशन नंबर 1 है। N1 तो ना कहें क्योंकि वो तो कुछ भी यहाँ लगा हो सकता है। ये 1 2 3, यानी मैं इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ N से स्टार्ट करना है आपने, ठीक है। 3 4 5 6 और 6 से अब इस रिंग पे जाएंगे 7 8 और फिर 9। अब ये तो एक चीज़ होगी कि नंबरिंग कैसे करें। दूसरी बात कि आपका जो है ना नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पर है, तो बिल्कुल पहले ही की तरह से नंबरिंग का मेथड चेंज हो गया। तो जो नाइट्रोजन उन्हीं जगहों पे है, यहाँ जैसे पायरिमिडीन में थी ना 1 और 3 पोजीशन पे, इसी तरह से इसमें भी ये इसकी ये पोजीशन 1 है क्योंकि, तो ये एक नाइट्रोजन 1 पे है और एक 3 पे है, ठीक है, यानी कि उसमें चेंज कोई भी नहीं आया, सिर्फ नंबरिंग का वे चेंज हो गया। और इसके बाद जो आपका जो दूसरी है जो कि आपकी इसके साथ रिंग अटैच्ड होती है 5 मेंबर्ड, तो उसमें ये देखें अपोजिट पोजीशंस के ऊपर यानी 7 और 9 के ऊपर, यानी एक नाइट्रोजन यहाँ लगेगी और इसके बिल्कुल सामने एक यहाँ पर लगेगी, तो ये स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा। डबल बॉन्ड्स जो हैं वो जैसे कि फर्स्ट वाली जो था ना उसने बनाया था ना, यहाँ पर भी देखें यहाँ क्या था, फर्स्ट वाले में यहाँ बना था ना N1, और लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वहाँ 1 और 2 के दरमियान बना था, और यहाँ पर क्या होगा, ये 1 और 6 के दरमियान में, ये फ़र्क है उल्टा उसका। वहाँ 1 2 था, यहाँ 1 6 है। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, बाकी डबल बॉन्ड याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपने अल्टरनेट करना है ना, तो ये बना लिया आपने, ये छोड़ दें, फिर इस पे डबल बॉन्ड लगा दें, इसको छोड़ दें, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दें। और अब क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो इधर डबल बॉन्ड नहीं आएगा, तो डबल बॉन्ड कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो बस इसमें एक ही इसी जगह पे डबल बॉन्ड होता है और कोई डबल बॉन्ड नहीं है इसमें। और इसमें बिल्कुल उसकी तरह ही जो हमने जो है इसमें क्या करना है, आपने जो नाइट्रोजन मैंने पहले बताया आपका आमने सामने होगी, एक नाइट्रोजन यहाँ और एक नाइट्रोजन यहाँ, बस इस तरह से, तो ये इसका स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद ये इसमें जो है एडनिन,
एडनिन में आपने क्या याद रखना है कि देखें बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी तब्दीली नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर याद है। तो यहाँ पर आपने वही जैसे हमने उसमें किया था ना साइटोसिन में, इसमें क्या होगा, यहाँ NH2 लगा हुआ है, बस इतनी सी बात है। ये इस जो 6 पोजीशन पे है ना ये जो कार्बन, इसके साथ यहाँ पर क्या लग जाएगा, NH2 लग जाएगा, और हाइड्रोजन तो ज़ाहिर रिमूव होगा तो ये लगेगा ना, तो NH2 लगाना। इसमें क्या फ़र्क है, ये भी बहुत आसान है याद रखना। इसके अंदर जस्ट इतना ही फ़र्क है कि यहाँ डबल बॉन्ड O लगेगा, और जब O लगेगा ना तो यहाँ क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड आ गया ना, तो ये वाला डबल बॉन्ड जो था आपका ये वाला ख़त्म हो जाएगा। बस इतनी सी बात याद रखनी है, बाकी आपके स्ट्रक्चर जो हैं वो सेम ही होते हैं। अच्छा, ये तो हमने डिस्कस कर लिया ना कि बेसिस जो हैं उनका स्ट्रक्चर किस किस तरह से आप जो है वो उसको ड्रॉ करेंगे। अब जो है वो नाम भी है, आई होप कि अब आपको याद हो गए हैं कि कौन कौन से नाम हैं। अब जो है वो जिस वक्त न्यूक्लियोटाइड बनता है ना, तो उस वक्त क्या होता है कि जो फर्स्ट नाइट्रोजनस बेस जो होती है वो लिंक होती है, ये देखें ज़रा, ये देखें कि जिस वक्त जो है ना न्यूक्लियोटाइड जब बनेगा ना, अब तो क्या होगा कि जो फर्स्ट नाइट्रोजनस बेस जो होती है वो लिंक सबसे पहले क्या होता है कि लिंक किससे करेगी, ये 1 प्राइम कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर, ये 1 प्राइम कार्बन है ना ये वाला, ठीक है, ये राइबोज है ना, ये 1 प्राइम है, इसके साथ जो है ये बेस जो है इसने जाके अटैच होना है। अब इस कम्बिनेशन को यानी कि जो आपका ये जो है राइबोज और बेस, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, इसे कहते हैं न्यूक्लियो यानी कि राइबोस प्लस बेस, तो ये न्यूक्लियोसाइड इसे कहेंगे। और जिस वक्त फॉस्फोरिक एसिड लिंक हो जाए, ये फॉस्फोरिक एसिड इसके साथ लिंक हो जाता है, और अब ये इसका नंबर भी देख लें कि किसके साथ जाके लिंक हुआ है कि 5 प्राइम कार्बन के साथ। पेंटोज शुगर की ये कौन सी है, इस कार्बन के साथ ना, ये तो ये कौन सी कार्बन है, ये 5 प्राइम कार्बन है। इसके साथ जाके फॉस्फोरिक एसिड जब अटैच हो जाता है तो फिर क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। फिर से क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड जिसके अंदर अगर एक फॉस्फोरिक एसिड, जैसे यहाँ पर एक लगा हुआ है ना, तो अगर एक फॉस्फोरिक एसिड अटैच्ड है तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। और अगर 2 अटैच हो जाते हैं, यानी इसके साथ एक और आ जाए यहाँ पर, तो 2 अटैच होते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड डाईफॉस्फेट। और अगर 3 अटैच हो जाए फॉस्फोरिक एसिड तो क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट कहेंगे। तो न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं कि जो आपके DNA या RNA बना रहे होते हैं, उनमें क्या होता है कि जिस वक्त वो अटैच होने के लिए आते हैं ना, उस वक्त क्या होता है उनके साथ 3 फॉस्फेट लगे होते हैं। लेकिन जिस वक्त वो जो इनकॉर्पोरेट होते हैं ना DNA में या RNA में, तो उस वक्त क्या होता है कि जो यानी पॉलीमर बनाने के लिए जब वो आ जाते हैं उसमें अटैच होने के लिए, तो क्या होगा कि हर एक न्यूक्लियोटाइड बेस जो होती है वो क्या होता है कि वो जो उसके 2 टर्मिनल फॉस्फेट हैं, जो इसके साथ 2 और लगे होंगे ना, एक तो ये है ना, इसके बाद एक और होगा और एक और होगा, तभी ट्राईफॉस्फेट होगा ना, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। यानी कि जो 2 टर्मिनल यानी कि जो शुरू में जो 2 लगे होते हैं फॉस्फेट्स, वो रिमूव हो जाते हैं। और इसके लिए फिर हम डिफरेंट टर्म्स को भी यूज़ करते हैं, और उन टर्म्स को ज़रा देख लेते हैं डिटेल में, वो क्या क्या हैं। ये देखें, ये हमने डिस्कस कर लिया, ये देखें, और ये बहुत ही आसान है याद रखना कि अभी बेसिस कौन सी है, नाइट्रोजन बेसिस आपके पास 5 टोटल हैं, तो एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ठीक है, और यूरासिल, ये किस में होंगी, RNA में। और एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन ये किस में होंगी, DNA में, ठीक है। अब जो है राइबोन्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड मैंने क्या कहा था, न्यूक्लियोसाइड कब बनेगा, राइबोज प्लस बेस, ठीक है, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले RNA की, उसके बाद हम DNA की करेंगे। तो RNA जो है उसमें क्या होगा, एडनिन है ना, तो जब वो बेस जो है उसके बेस है ये राइबोज से अटैच होगी तो ये क्या बना देगी, एडिनोसिन। ग्वानिन, ग्वानोसिन। साइटिडीन क्या बनाएगी, साइटिडीन। और ये यूरासिल क्या बनाएगा, यूरिडिन। इसके बाद आपका जो है ये राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं, और राइबोन्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, राइबोस, बेस और क्या चीज़ अटैच होगी साथ, फॉस्फेट। तो अगर एक फॉस्फेट अटैच हो तो AMP यानी कि एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, 2 हों एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, 3 हों तो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। अब इसी तरह बाकियों का भी हम कर लेंगे, जैसे ये ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानोसिन डाईफॉस्फेट और ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटोसिन डाईफॉस्फेट और साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन डाईफॉस्फेट और साइटिडीन ट्राईफॉस्फेट। इसके बाद ये जो आ जाता है आपका यूरिडिन मोनोफॉस्फेट, यूरिडिन डाईफॉस्फेट और यूरिडिन
ट्राईफॉस्फेट। इसके बाद जब हम डीएनए पे आते हैं तो हम क्या करते हैं कि क्योंकि डीऑक्सीराइबोज है ना, तो हम यहाँ पर डी लगा देते हैं। डी क्या शो कर रहा है कि अब जो है राइबोज वो कौन सी वाली है, डीऑक्सीराइबोज है। तो हम इसी तरह से जैसे हमने इसमें लगाया था ना, जैसे इन सब के साथ हमने क्या लगा देना, डी लगा देना। तो हम यहाँ कहेंगे डी एडिनोसिन, डी ग्वानोसिन, डी साइटिडीन, डी थायमिडीन। तो इसी तरह से जो है ये क्या होगा कि यहाँ पर, क्योंकि इसमें जो है ना, आपको याद है कि जो डीएनए में थायमीन होती है यूरेसिल की जगह पे, तो यहाँ पर आप जब आप न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे तो ये क्या होगा, डी क्या है, डीऑक्सी। तो आप इसे क्या पढ़ेंगे, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसी तरह डीऑक्सी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके ऊपर आ जाए तो ये ग्वानोसिन है ना, तो ये क्या होगा, डी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, डी ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट, डी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको क्या पढ़ेंगे, डी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, डी मीन्स के डी ऑक्सी, ठीक है, डी साइटिडीन डाइफॉस्फेट और डी साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट। इसके ऊपर आ जाए डी थायमिडीन मोनोफॉस्फेट, डी मीन्स डी ऑक्सी, ठीक है, थायमिडीन डी डाइफॉस्फेट और डी थायमिडीन ट्राइफॉस्फेट। तो इस तरह से ये आप टेबल बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं, एक आ जाए तो बाकी सारे बन जाते हैं। इसके बाद है पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। यानी पॉलीमराइजेशन में कैसे होगी, यानी कि पॉलीमराइजेशन मीन्स कि जो है ना पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन वो कैसे बनेगी। तो न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो क्या करते हैं कि एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं ना, वो भी कॉन्डेंसेशन रिएक्शन, जैसे हमने पीछे पढ़ा था ना बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, प्रोटीन्स में भी हमने पढ़ा और भी हमने कार्बोहाइड्रेट्स में देखा, बाकियों में देखा। तो इसी तरह से इसमें भी क्या होती है, कॉन्डेंसेशन होती है। और लेकिन फ़र्क क्या है कि प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स से ये डिफरेंट कैसे है कि इसके अंदर जो है क्या होगा कि मॉलिक्यूल जो है रिलीज़ होता है ना, उनमें तो वाटर रिलीज़ हुआ था ना, इसमें वाटर नहीं रिलीज़ होता, इसमें पायरोफॉस्फेट रिलीज़ होता है। तो यानी कि पायरोफॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो क्या होगा, इसमें के दो फॉस्फेट ग्रुप जो होते हैं वो उसके अंदर जो रिलीज़, अभी मैंने पीछे बात बताई थी ना आपको कि टर्मिनल जो 2 फॉस्फेट हैं वो रिलीज़ होते हैं, तो इसलिए हम उसको पायरोफॉस्फेट कह देते हैं। तो इसमें 2 फॉस्फेट ग्रुप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ जॉइंट होते हैं। अब जिस वक्त पायरोफॉस्फेट क्लीव होता है ना, यानी कि क्लीव मीन्स कि उसके से टूट जाता है वहाँ से, तो वाटर की एडिशन की वजह से, यानी जब वाटर ऐड होता है तो वो जो पायरोफॉस्फेट है वो क्लीव हो जाएगा। अब उससे क्या होता है कि एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ होती है कि जो इस प्रोसेस को ड्राइव करने में, इस प्रोसेस को चलाने में जो है वो क्या करेगी, वो हेल्प करेगी। यानी उस प्रोसेस को चलता कैसे है कि हर प्रोसेस को एनर्जी चाहिए ना, तो वो जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो इस प्रोसेस को जो है वो चलाने के काम आती है। अब इस तरह से क्या होता है कि न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो क्या होंगे कि वो लिंक होते जाते हैं, और जो लिंक बनता है उसको हम कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और पॉलीमर जो है वो न्यूक्लियोटाइड का, यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है वो फॉर्म हो जाएगा, वो बन जाएगा। पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है उसमें आप ये देख सकते हैं, ये देखें ये है ग्रोइंग चेन, ये देखें ये चेन है। अब इसके साथ क्या होगा कि ये आया है, प्रिकर्सर आया है न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जिसने आके अटैच होना है। तो ये क्या होगा कि यहाँ से देखिए जिस वक्त ऐड होना है ना, उसने ऐड होने के लिए आया, उसके पास तीनों फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जिस वक्त ये इसमें ऐड होगा, आके यहाँ पर ऐड होगा, तो उस वक्त क्या होगा कि इस जगह से ये ब्रेक होता है, यहाँ से क्लीव होता है, यानी कि ब्रेक होता है, यहाँ से ब्रेक होगा तो एनर्जी जो रिलीज़ होगी वो इसको ऐड होने में हेल्प करेगी। तो अब जो है वो जिस वक्त उसने ऐड होना है ना, तो उस वक्त होगा क्या कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है उसकी जो देखें यहाँ पर जाके ये 5 के साथ जो है जाके जो उसका था वहाँ जाके ये अटैच हो गया है, यानी 5 प्राइम एंड के साथ। तो अब अगर हम देखें कि जिस वक्त ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनती है हमारी, तो उसके अंदर अगर आप जब भी उसमें देखेंगे ना, जब भी आपका नया जो मतलब वो बन रहा है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड में हमेशा आपको एक तो 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप नज़र आएगा। ये देखें एक जो एंड है, ये 2 एंड है ना इसके, एक ये एंड है और एक ये एंड है। इस एंड के ऊपर आपको क्या नज़र आएगा, यहाँ पर 5 प्राइम, ये देखें ये एंड जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ फॉस्फेट। और अगर आप इसको देखें, इस एंड को देखें, 2 एंड्स है ना, तो इसके ऊपर देखें तो आपको यहाँ क्या नज़र आएगा, 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा। तो ये देखें ये जो 3 प्राइम एंड है, यहाँ पर अब क्या नज़र आ रहा है, यहाँ 3 पोजीशन पे 3 प्राइम एंड के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। तो इस तरह से क्या होता है कि इसके साथ हमेशा से ये इसमें है कि जो दोनों एंड्स के ऊपर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपके जो है वो जाके जो है वो ये मौजूद रहते हैं ग्रुप्स, और क्या होगा कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है इस तरह से बढ़ती रहती है।
तो हम जो इन सीक्वेंसेस को जब हम नाम करते हैं तो हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यानी कि आपने इधर से इधर जाना है, ये 5 प्राइम एंड है, इससे हमने इस तरफ को जाना है नाम देने के लिए इसको, तो इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट्स, और ये पायरोफॉस्फेट आप देख सकते हैं, ये रिलीज़ हुआ इसमें से, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे।